आज स्टार्ट कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट सेल के बारे में। प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल क्या होते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में जान लो। दो टाइप के सेल होते हैं, एक प्राइमरी सेल कहलाते हैं, ये एडवांस सेल कहलाते हैं। जैसे इसमें अगर न्यूक्लियस है तो ये वेल मेम्ब्रेन है, मतलब इसकी बाहर की कवरिंग भी है, न्यूक्लियस की अपनी बाहर की कवरिंग भी है। बाहर की कवरिंग तो सेल के बाहर की कवरिंग तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है, लेकिन न्यूक्लियस की अपनी मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो प्रोकैरियोट सेल होते हैं, उनमें न्यूक्लियस की अपनी मेम्ब्रेन नहीं होती। जब किसी की चार दीवारी होगी ही नहीं तो वो इधर उधर फैल जाएगा। तो इनका जो न्यूक्लियर रीजन है वो ऐसे ही फैला पड़ा रहता है सेल में। इनका जो न्यूक्लियर रीजन है वो ऐसे ही फैला पड़ा रहता है सेल में, वो वेल डिफाइंड नहीं होता, उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। जबकि यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस होता है। तो इसमें यही पढ़ने जा रहे हैं। तो नेचुरल है एक ऐसा रीज़न, एक ऐसी जगह जहाँ न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, तो वहाँ है क्या, ऐसे ही न्यूक्लिक एसिड पड़ा है। तो ऐसी जगह को जहाँ पर न्यूक्लिक एसिड होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोइड्स। इसमें न्यूक्लियोइड्स की डिफाइन है सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस। जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के हैं वो बहुत तितर बितर है, कम से कम डेढ़ दो पेज में थोड़ा थोड़ा पॉइंट बना के उनके डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। डिफरेंस लेकिन बहुत क्लियर कट है, आराम से डिफरेंस समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस तुमने कर लिया, जिसमें तुमने देखा कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं होती और जबकि यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है। अब देखते हैं इन सम ऑर्गेनिज्म, अब बुक लैंग्वेज पढ़ते हैं। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल मे बी पुअरली डिफाइंड। तो कुछ बैक्टीरिया जो बहुत ही बेसिक होते हैं उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं होता, बहुत पुअरली डिफाइंड होता है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती नहीं है। सच एंड डिफाइंड, यहाँ से न्यूक्लियर की डिफाइन शुरू है। एन अनडिफाइंड, एक अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। तो एक अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन जो कंटेन करता है सिर्फ न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड्स। तो ये न्यूक्लियोइड की डिफाइन है। ओके, सच ऑर्गेनिज्म हु सेल लैक ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ये प्रोकैरियोट्स की डिफाइन हो गई। प्रो मीन्स होता है प्राइमरी और क्योटन मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो जिनका बहुत ही प्राइमरी न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ऑर्गेनिज्म विद सेल हैविंग ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो कहलाते हैं यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स कहते हैं। तो प्रोकैरियोट सेल आल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गन। ऐसा नहीं है कि बस उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होती, बाकी सब कुछ होता है। बाकी लाइसोसोम अच्छा सा होता है, गोल्जी अपरेटस होता है, या फिर और भी चीज़ें हैं जो होती हैं, नहीं ऐसा भी नहीं है। प्रोकैरियोट्स में और सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होते, वेल डिफाइंड नहीं होते। सेल के जो बाकी पार्ट होते हैं, सेल के अंदर के जो बाकी पार्ट होते हैं, जिसमें से माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, प्लास्टिड, ये जो उसके अंदर होते हैं वो भी बिल्कुल वेल डिफाइंड नहीं होते। तो सबसे लास्ट टाइम में यही मेंशन है, प्रोकैरियोटिक सेल आल्सो लैक, कमी, लैक मतलब कमी, मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गन। तो उसमें और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गन की भी बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो जो भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गन्स होते हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गन्स का मतलब पता चल गया। साइटोप्लाज्मा के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो यूकैरियोट्स में तो होते हैं लेकिन प्रोकैरियोट्स में नहीं होते। मैनी ऑफ द फंक्शन ऑफ सच, तो इनके फंक्शन कौन करता है? मैनी ऑफ द फंक्शन ऑफ सच ऑर्गेनल्स आर आल्सो परफॉर्म बाय पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। देखो ये दिखाया है तुम्हें एक तरह का प्रोकैरियोट्स, ये किसी बैक्टीरिया का फोटो है। तो इसमें देखो ये बाहर वाला है, ये सेल वॉल तो है, इसमें राइबोसोम इधर उधर पड़ा हुआ है, ये आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये इतना बड़ा यहाँ पर ऐसे फैला पड़ा हुआ है, ये तुम्हारा न्यूक्लियोइड्स है, यानी कि न्यूक्लियस की तरह है। तो इस तरह से होता है। तो इसमें जो बाकी पार्ट होते हैं वो बिल्कुल सही से नहीं होते, बहुत ही पोअरली डिफाइन होते हैं। और द साइटोप्लाज्म, फिर एक एग्जाम्पल दिखा रखा है कि कुछ क्लोरोफिल वाले बैक्टीरिया भी होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उनके अंदर क्लोरोफिल कहाँ होता है? तो ये बात बता रखी है इसमें, द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन वेसिकल्स। तो इनके अंदर छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, जैसे ये बैक्टीरिया है, वेसिकल्स मतलब बैग होता है छोटे छोटे, साइंस में उसको वेसिकल्स कहते हैं, पाउच, एक तरह से पाउच वाला। तो उनमें यहाँ पर ऐसे पाउच होते हैं और इसमें क्लोरोफिल होता है। ये क्लोरोफिल काम वही करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करना, लेकिन
एक नॉर्मल प्लांट सेल में ये प्लास्टिड के अंदर होते हैं, लेकिन इसमें ऐसे ही वेसिकल्स में रखे होते हैं, यानी कि वेल डिफाइन इनके लिए कोई जगह नहीं है। वेसिकल्स कभी भी फट सकते हैं क्योंकि वो बहुत थिन मेम्ब्रेन से कंसिस्ट होते हैं। तो इसलिए ये बताया गया कि द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन वेसिकल्स, जिसे बैग लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, बट नॉट विद प्लास्टिड एज इन यूकैरियोट सेल, जबकि यूकैरियोट सेल में ये प्लास्टिड में होते हैं। तो ये समझाने के लिए बताया गया। तो एक तरह से तुम्हें दो डिफरेंस मिल गए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। पहला डिफरेंस, तीन डिफरेंस। पहला डिफरेंस कि प्रोकैरियोट्स डजेंट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या न्यूक्लियर रीजन, ओके, और अदर केस यूकैरियोट्स हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। सेकंड, प्रोकैरियोट्स आल्सो डजेंट हैव साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, यानी उसमें साइटोप्लाज्मा के अंदर होने वाले ऑर्गेनल्स नहीं होते, और उसमें यूकैरियोट्स हैव साइटोप्लाज्मिक ऑर्गन्स, ठीक। थर्ड है न्यूक्लियसम, ये वाली लाइन जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेन वेसिकल्स। तो क्लोरोफिल प्रोकैरियोटिक जो फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें कहाँ होता है, जस्ट वेसिकल्स में होता है। और ऑन द अदर हैंड इन द यूकैरियोट्स द क्लोरोफिल कंटेन्ड बाय प्लास्टिड। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया तुम्हारे पास। अब टॉपिक आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सबका इंट्रोडक्शन, पहले की साइटोप्लाज्म आपने कहाँ देखा है ये बताया गया है इसमें। तो साइटोप्लाज्म आपने देखा था जब आपने टेम्परेरी माउंट ऑफ अनियन पील देखा एज वेल एज ह्यूमन चिक का देखा, याद है ना, अनियन पील और ह्यूमन चिक ब्लू वाला था और अनियन जो था वो पिंक वाला था। वो डायग्राम जब देखा था तो तुमने देखा एक लार्ज रीजन ऑफ ईच इनक्लोज बाय द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा, और दिस रीजन टेक अप वेरी लिटिल स्टेन, और इस हिस्से में स्टेन बहुत कम था। स्टेन मतलब कलर बहुत कम था, जैसे न्यूक्लियस का तो बहुत डार्क डार्क था, उसके बाद जो बाकी बची हुई जगह थी उसमें स्टेन कम था, यानी कलर कम था, तो उसे कहते हैं आप साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये तो बस ऐसी इंट्रोडक्शन है कि साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं। बाकी इसके नीचे जो लिखा हुआ साइटोप्लाज्म की डिफाइन है, साइटोप्लाज्म की डिफाइन इतनी अच्छी नहीं दी है। साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड विच कंटेन, ऐसे लिखोगे साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड विच कंटेन, यहाँ से लिख के विच कंटेन मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स। तो डिफाइन समझ में आ गई अच्छे से। तो लिखना क्या आपको साइटोप्लाज्म की डिफाइन के लिए, द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड विच कंटेन मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स, इज ए साइटोप्लाज्म। फिर नीचे वाले पैराग्राफ में सेल ऑर्गेनल्स आर इनक्लोज बाय मेम्ब्रेन। अभी तक आपने बस बार बार ये पढ़ा कि सेल के बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, फिर तुमने पढ़ा न्यूक्लियस के अपनी एक मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस की भी अपनी एक मेम्ब्रेन होती है, यानी कवरिंग होती है। अब आपको बताते हैं गोल्जी अपरेटस हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, लाइसोसोम हो, सबकी अपनी अपनी आउटर कवरिंग होती है। जानना चाहोगे क्यों सबकी आउटर कवरिंग क्यों होती है? क्योंकि हर कोई अपने अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन करता है। जब अगर वो केमिकल रिएक्शंस करते हैं, अगर वो बाउंडेड नहीं होंगे, किसी रीजन के अंदर नहीं होंगे, बंधे हुए नहीं होंगे, तो वो एक दूसरे से क्या कर जाएंगे, रिएक्ट। अगर वो एक दूसरे से रिएक्ट कर जाएंगे तो फिर सेल की लाइफ कितनी हो जाएगी, कुछ भी नहीं, सेल खत्म हो जाएगा। फिर हम भी बैक्टीरिया की तरह कुछ घंटों में मर जाएंगे। तो हम यूकैरियोट्स हैं, हमारी लाइफ पीरियड, हमारा लाइफ स्पैन बहुत लंबा चौड़ा होता है, इसीलिए क्योंकि हमारे सेल स्पेशलाइज्ड हैं, उनमें सब कुछ बहुत सिस्टमिक तरीके से है, इसीलिए हम जिंदा रहते हैं ज़्यादा, और बैक्टीरिया कुछ घंटों में मर जाते हैं। तो हमारी बॉडी में जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो भी वेल मेम्ब्रेन है। सेल ऑर्गेनल्स मतलब याद रखा करो, सेल के अंदर के छोटे छोटे पार्ट, सेल के अंदर के छोटे छोटे पार्ट को सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, और वो भी इनक्लोज होते हैं मेम्ब्रेन में। प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होते, लेकिन प्रोकैरियोट बिसाइड द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन भी नहीं होता उनके अंदर, और उनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होते। ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिफरेंस ही आपको बता रहे हैं। तो पहला डिफरेंस हो गया कि उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं होता, यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है, उसमें न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं होती, प्रोकैरियोट्स में उसमें न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है। प्रोकैरियोट्स में वो भी नहीं होते, सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते जो इनक्लोज हों किसी मेम्ब्रेन से, और उसमें सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो इनक्लोज हों किसी मेम्ब्रेन से। तो ये तीन डिफरेंस के तौर पे ही आपको लाइनों में समझाया गया है। अब इस पेज पे करते हैं, इसमें तुम्हें बेसिक डिफरेंस दिए हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, और कहा है आप इसके फिलअप कर लो। अब तो आपको इसके फिलअप सारे पता है। देखो, आपको ये नहीं लिखना कि हाँ रियल में उसका कितना उसका साइज़ है, तुम्हें लिखना है जनरली इसका साइज़ स्मॉल होता है, इसका जनरल साइज़ लार्ज होता है, इसका न्यूक्लियर रीजन जो होता है नॉट वेल डिफाइन होता है, उसे न्यूक्लियर्स कहते हैं। नॉट वेल डिफाइंड कॉल्ड न्यूक्लियर्स।
न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड होता है, सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसकी मेम्ब्रेन भी होती है। इसमें क्रोमोसोम सिंगल होता है, इसमें ये डिवीजन के टाइम पे आता है, यूज़ होता है क्रोमोसोम। इसमें क्रोमोसोम एक से ज़्यादा होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट अब्सेंट होते हैं, इसमें नहीं होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। बस ये डिफरेंसेस हैं, ये आपकी बुकों में लिखे हुए हैं। आपको मतलब ये टेबल आपकी बुक में बनी हुई है, इसे फिल करके इसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डिफरेंस में यूज़ करना है। 4 डिफरेंस है, बहुत होते हैं 4 डिफरेंस। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के सराउंड में होता है, ये आपका न्यूक्लियस है और इसके सराउंड में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सबसे पहला जो लाइन आपके एनसीईआरटी में मिलेगा वो एनसीईआरटी में मिलेगा आपको कि वो उसका स्ट्रक्चर कैसे है। तो वो लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स हैं। देखो ये ट्यूब जैसी दिख रही है, ये और ये मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, ओपनली तो घूम नहीं रही, तो मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। तो ये लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्स हैं ये, एंड शीट्स की तरह है क्योंकि एक दूसरे से तय बना रखी है उन्होंने, ऐसे तय की तरह बन रही है, तो ये शीट की तरह फोल्ड भी हो रखी है। तो एक लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्स एंड शीट की तरह ये लगते हैं। इट लुक लाइक लॉन्ग टेब्यूल और राउंड और ऑब्लैंक बैग। बहुत सारी डिटेल में इसका 2-3 लाइनों के अंदर स्ट्रक्चर देखा है। तो ये लगते कैसे, टैब्यूल्स की तरह लगते हैं, एक लंबे लंबे बैग की तरह लगते हैं क्योंकि इनके अंदर बहुत कुछ है। तो ये लंबे लंबे क्या लगते हैं, बैग की तरह लगते हैं, ये आपको बताया गया। अब ये देखिए जो इसमें येलो येलो है वो क्या था, वो है आपके पास ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस होता है जो राइबोसोम बनाता है। वो राइबोसोम इन होल से निकल कर आपके इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चिपक जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ट्रांसपोर्ट चैनल की तरह काम करता है जो ट्रांसपोर्ट करता है इन मटेरियल्स को पूरे सेल के अंदर। कौन से मटेरियल, स्पेशली प्रोटीन। जो ये प्रोटीन उसे न्यूक्लियस से मिलते हैं, ये प्रोटीन वो पूरे सेल में डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो एक चैनल की तरह काम करता है। वो इतना ज़्यादा होता है कि एक साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है। कोई भी चीज़ किस में सबसे ज़्यादा होगी वो एक उसका फ्रेमवर्क तैयार करेगी, तो साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क भी तैयार करता है, तो ये प्रोटीन बनाता है। तो सब में सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लेकिन ये चिपकता नहीं है। कौन, राइबोसोम। तो कुछ चंद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये अटैच नहीं होता। तो यहाँ देखो ये राइबोसोम अटैच है, तो इनको कहते हैं RER। तो ये तो अटैच वाले हैं, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। लेकिन जिनमें अटैच नहीं है वो कहलाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसमें अटैच है राइबोसोम, और राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसाइज करना। सिंथेसाइज मतलब केमिकली मैन्युफैक्चर करना, तो वो तो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। लेकिन जिसमें ये राइबोसोम नहीं अटैच होते हैं वो क्या करते हैं, वो करते हैं आपका लिपिड और फैट या लिपिड या फैट, दोनों सेम वर्ड है, लिपिड या फैट को सिंथेसाइज करते हैं। इन दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन है। जो ये कंट्रीब्यूशन इसका प्रोटीन है और इसका लिपिड कंट्रीब्यूशन है, ये दोनों जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में भी हेल्प करते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनने को कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। यानी मेम्ब्रेन का बनना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बनती है वो प्रोटीन और लिपिड से बनती है। वो प्रोटीन और लिपिड कौन बनाते हैं, वो बनाते हैं RER और SER। तो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी लैंग्वेज में क्या क्या मेंशन है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, अभी आपको दिखाया था, लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। ये लगता कैसा है, अगर आप इतना भी कर लोगे ना स्ट्रक्चर तो भी काफ़ी है। जो वीक बच्चे हैं उनके लिए, जो याद कर सकते हैं वो ये भी याद करें। इट लुक लाइक, ये लिखता कैसे है, ट्यूब जैसा, ऑब्लॉन्ग बैग या ऑब्लॉन्ग बैग जैसा लगता है। 3 वर्ड है, और तो आप एक ही लिख सकते हो, इट लुक लाइक ऑब्लॉन्ग बैग्स, यानी लंबे लंबे बैग लगते हैं। तो यहाँ तक इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ से यहाँ तक क्या है इसका स्ट्रक्चर। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आप कहोगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का, जो कि लगता है एक ऑब्लॉन्ग बैग जैसा, और कैसे होता है, ये शीट की तरह होता है। तो ये हो गया आपके पास। ये ER की मेम्ब्रेन भी वैसे ही बनती है जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन बनती है, यानी कि प्रोटीन और लिपिड के जैसे से। तो ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन द स्ट्रक्चर एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। 2 तरह के होते हैं ER, एक होता है RER, एक होता है RER जैसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER रफ क्यों नज़र आता है माइक्रोस्कोप के अंदर, बिकॉज उस पर जुड़े होते हैं राइबोसोम विच आर प्रेजेंट इन द एक्टिव सेल के अंदर।
और आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर, और वो प्रोटीन बनाते हैं राइबोसोम। द राइबोसोम विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल, सब एक्टिव सेल में वो प्रेजेंट होते हैं और वो प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं। द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन देन सेंड टू द वेरियस पार्ट ऑफ सेल, और वो सेल के वेरियस पार्ट पे चला जाता है, डिपेंड करता है किसको कितनी ज़रूरत है उस हिसाब से वहाँ चला जाता है, लेकिन यूजिंग ER का ही यूज़ करके, क्योंकि ER एक ट्रांसपोर्ट चैनल के बनाता है। द SER हेल्प करता है कि वो मैन्युफैक्चर करे फैट मॉलिक्यूल और लिपिड्स को, इम्पॉर्टेंट फॉर द सेल फंक्शन। सम ऑफ दिस प्रोटीन, इसमें से कुछ प्रोटीन एंड लिपिड्स हेल्प करते हैं बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन बनाने में, और इस प्रोसेस को कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेंस। मेम्ब्रेन बायोजेंस की डिफाइन यहीं पे लिखी है, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं लिखी है, जो मैं बोल रही हूँ वो आपको लिखनी है। The formation of the cell membrane is known as the membrane biogenesis. It is formed या create, it is formed due to the protein या with the help of protein and lipids which are synthesized by SER and RER. समझ में आ गया? दूसरी लाइन में एक बार फिर बताऊँ। The manufacturing of the plasma membrane is known as membrane biogenesis. Its creation due to the protein and lipids which are synthesized by SER and RER. क्लियर हो गया? तो ये मेम्ब्रेन बायोजेंस क्या है? एक प्रोसेस जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनने के लिए यूज जो होते हैं वो होते हैं प्रोटीन एंड लिपिड्स, और वो कौन सिंथेसाइज करता है? वो सिंथेसाइज करते हैं SER और RER। तो आगे बढ़ते हैं, और क्या काम है इसके पास? और इसके पास है तुम्हारे लिए द SER हेल्प इन द बायोजेंस। बन गया, यहाँ तक कंप्लीट है। और भी फंक्शन होते हैं ER SER के। तो अगर आपसे कोई कहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन क्या है, तो पहला फंक्शन तो आप कहोगे ER का। अगर अलग अलग नहीं पूछता तो ER के फंक्शन पूछता तो पहला फंक्शन कहोगे ये प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, ये लिपिड सिंथेसाइज करता है, ये मेम्ब्रेन बायोजेंस बनाने में हेल्पफुल होता है। दूसरा फंक्शन कहोगे ये। अब ये दूसरा फंक्शन होता है यहाँ से शुरू, कि उसका फंक्शन है कि ER इज सर्व एज ए चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट। बताया था अभी, क्योंकि ये न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे फोल्ड हो रखा होता है, तो न्यूक्लियस से जो भी मिलता है वो इसके थ्रू ही जाता है और ये आगे ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये ट्रांसपोर्ट का काम भी करता है। तो एक चैनल है जो ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को, स्पेशली प्रोटीन को, बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म के अलग अलग जगह पे, और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म में ही इधर उधर, या न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में ये एक चैनल का काम करता है, ट्रांसपोर्टिंग चैनल का काम करता है। ये उसका सेकंड काम है। थर्ड काम है उसका नीचे लास्ट लाइन में, थर्ड काम है ER इज आल्सो फंक्शन एज ए साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। अभी बताया था, जो बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है किसी सेल का या होता है किसी सेल का, तो वो उसका फ्रेमवर्क बनाता है। तो वैसे ही ह्यूमन सेल में जो सबसे ज़्यादा होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होता है, तो वो उसका साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क भी कहा जा सकता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में सबसे बड़ा वही है। तो साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क बनाता है, जो प्रोवाइड करता है सरफेस फॉर द केमिकल रिएक्शन, ये तुम्हारे अगले पेज पे लिखा है, लेकिन क्या प्रोवाइड करता है? सरफेस एरिया फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए ऑफ द सेल। ये हुआ इसका तीसरा काम। याद आ गया सबको? पहला काम ये प्रोटीन लिपिड को सिंथेसाइज करता है और हेल्पफुल होता है मेम्ब्रेन बायोजेंस में, यानी मेम्ब्रेन की मैन्युफैक्चरिंग में। सेकंड काम होता है कि ये एक क्या बनाता है? एक चैनल बनाता है फॉर ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रोटीन को साइटोप्लाज्मा टू साइटोप्लाज्मा के अंदर या साइटोप्लाज्मा से न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के लिए। तीसरा, ये क्रिएट करता है एक फ्रेमवर्क। ये एक साइटोप्लाज्मिक इसका फंक्शन है एज ए साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, जो प्रोवाइड करता है एक सरफेस फॉर द सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए ऑफ द सेल। ये हो गया इसका थर्ड पॉइंट। और इसका फोर्थ पॉइंट है, ये पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर होता है, सबके लिए नहीं होता। लीवर सेल में प्रेजेंट होता है, वो भी सिर्फ वर्टिब्रेट्स हैं। वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी है। एनिमल्स की मोस्टली रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे एनिमल में डॉग हो गया, कैट हो गया, लॉयन हो गया, हाथी हो गया, इन सब की भी रीढ़ की हड्डी होती है। ये सारे वर्टिब्रेट्स होते हैं, और इसमें भी इसका एक मेन काम होता है, वो SER करता है। SER का मेन रोल है, वो क्रूशियल रोल है कि वो डिटॉक्सीफाई करे पॉइजन को एंड ड्रग्स को लीवर के अंदर। हमारे लीवर के अंदर जो भी हम खाते हैं, कभी कभी ऐसा कुछ खा लेते हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, तो वो लीवर को जहर फैला देता है लीवर में। तो SER हमारे लीवर में से उस जहर को डिटॉक्सीफाई करता है, यानी उस जहर को ख़त्म करता है। तो ये SER का अपना पर्सनल काम भी है। कभी कभी सेपरेट पूछ लिया जाता है RER के क्या काम है, SER के क्या काम है। तो RER का पहला काम है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, ठीक है। दूसरा काम है वही ट्रांसपोर्ट चैनल बनाना, और तीसरा काम है फ्रेमवर्क क्रिएट करना, और दूसरा फ्रेमवर्क क्रिएट करना। 3 काम हो गए।
RER के। अगर कोई SER के का काम है लिपिड को सिंथेसाइज करना, ठीक है, ये दोनों काम उसमें कॉमन होंगे। कौन कौन से? तो ट्रांसपोर्ट चैनल बना रहा है और एक वो फ्रेमवर्क बना रहा है। और चौथा काम ये कि वो डिटॉक्सीफाई करता है किसको? पॉइजन को इन द लिवर ऑफ वेटिब्रेट्स के लिवर पे। कभी कभी डिफरेंस भी आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और, तो मैं दो हैं उनके पार्ट और दोनों पार्टों का क्या बताओ, डिफरेंस बताओ, ऐसे भी आ सकता है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए आपको डिटेल पता होनी चाहिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, आर्या और SER, दोनों क्या क्या काम करते हैं सेपरेटली या मिलकर, ठीक। तो ये क्लियर इन्फॉर्मेशन अपने पास रखना। अब गोल्जी एपरेटस NCERT से स्टार्ट कर रहे हैं। गोल्जी एपरेटस सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? जो इस येलो पेज पे लिखा है ना, ये गोल्जी साइंटिस्ट के बारे में ही मेंशन है, लेकिन उसके बारे में आपको जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। तो गोल्जी एपरेटस फर्स्ट डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने। गोल्जी उनकी कास्ट थी, गोल्गी भी पढ़ सकते हैं, बाद में बताती हूँ। गोल्जी उनकी कास्ट थी, तो इसीलिए इसका नाम गोल्जी एपरेटस से गोल्जी बॉडी रख दिया गया, क्योंकि इन्होंने ही इसको डिस्कवर किया था। तो इन्होंने डिस्कवर किया था, तो पहला 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। जो यहाँ लिखा है वो सब कोर्स में होता है, तो NCERT में जो लिखा हुआ है तो यानी कि वो आपको आ सकता है। कैमिलो गोल्जी ने इसको सर्च आउट किया था। सेकंड होता है इसका स्ट्रक्चर। तो इसमें अब इस पैराग्राफ में रिमेनिंग में इसका स्ट्रक्चर ही मेंशन है। तो ये कैसे कंसिस्ट होता है? तो इट कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल से बना होता है, अरेंज अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर स्टैक्स में, और इसे कहते हैं सिस्टम, ठीक है। तो इसके बाद ये इतना ही तुम्हारा स्ट्रक्चर है। तो गोल्जी एपरेटस कंसिस्ट, तो कहाँ से कहाँ तक होगा इसका स्ट्रक्चर? तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द गोल्जी एपरेटस? NCERT का भी क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द फंक्शन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द गोल्जी एपरेटस। तो आपको पता होना चाहिए गोल्जी एपरेटस का स्ट्रक्चर क्या है। तो गोल्जी एपरेटस फर्स्ट, पहले ये गोल्जी एपरेटस हो गया, फिर कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन ए स्टैक कॉल्ड द सिस्टम। तो उसके बाद यहाँ तक खत्म हो गया। अब नीचे आता है फंक्शन। फंक्शन आपको बहुत अच्छे से पता चल गया, कितनी बार आपने देख लिया। ये मटेरियल सिंथेसाइज नियर द ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी मटेरियल सिंथेसाइज करता है, ये उसे पैक करता है, डिस्पैच करता है अलग अलग टारगेट्स पे, इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी, इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल थ्रू द गोल्जी एपरेटस से ये काम होता है। तो पहला फंक्शन इसी पेज, इस पैराग्राफ में 3 फंक्शन देते हैं, वो 3 ही फंक्शन आपके लिए बहुत है। पहला फंक्शन हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। सेकंड फंक्शन है इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, इसमें स्टोरेज होती है, मॉडिफिकेशन होती है, पैकेजिंग होती है ऑफ द प्रोडक्ट इन वेसिकल्स की फॉर्म में। वेसिकल्स पता है ना, छोटे छोटे बैग में, तो इसमें ये पैक कर करके सामान को आगे भेज देते हैं, मॉडिफाई करके भेजते हैं, इसकी डिटेल में बता चुकी हूँ। सम केसेस में तीसरा है कॉम्प्लेक्स शुगर मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन द गोल्जी एपरेटस। जो सिंपल शुगर होती है उसे कॉम्प्लेक्स शुगर में भी कन्वर्ट किया जाता है, यानी मॉडिफाई किया जाता है, क्योंकि वो सिंपल शुगर है उसे कॉम्प्लेक्स शुगर में करना यानी उसका मॉडिफिकेशन करना होता है, तो उसे मॉडिफाई करके सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करके उसे भेज देता है। चौथा काम हो गया आपका नीचे वाला, लास्ट वाला। द गोल्जी एपरेटस इज आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द लाइसोसोम। लाइसोसोम को बनाता नहीं है, लाइसोसोम के केमिकल नहीं बनाता, देखो ये किसी के भी केमिकल नहीं बनाता, कुछ भी बनाता नहीं है, सब मॉडिफाई करता है या पैक करता है या स्टोर करता है। तो जो केमिकल्स बने होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाते हैं, जो लाइसोसोम के केमिकल बने होते हैं, लेकिन ये उन्हें पैक जरूर करता है, उसकी फॉर्मेशन में हेल्प जरूर करता है। तो इन्वॉल्व होता है, शामिल होता है, इन्वॉल्व होता है मतलब शामिल होता है। तो अगर आपसे कोई फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम होती कहाँ है, तो वो गोल्जी एपरेटस में नहीं होती, ये सिर्फ गोल्जी एपरेटस उसकी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, और इस इन्वॉल्व का मतलब है कि ये उसे पैक करता है सिर्फ। आप करने जा रहे हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम के ऊपर 2 मेन काम आते हैं क्वेश्चन। एक तो इसको डिस्पोजल सिस्टम क्यों कहा जाता है, ये पूछ लिया जाता है। इसमें डिस्पोजल सिस्टम क्यों कहा जाता है ये पूछ लिया जाता है, या इसे सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है ये पूछ लिया जाता है। सुसाइड बैग वाला क्वेश्चन NCERT का खुद का क्वेश्चन है, जबकि डिस्पोजल बैग वाला बाहर से आता है। यहाँ से लेके ये यहाँ तक सिर्फ पहले क्वेश्चन का ही आंसर है। लाइसोसोम होता क्या है, लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है, ये आपको पता भी होना ही चाहिए। केमिकल्स होते हैं कुछ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाते हैं, वो ऐसे एक बैग में इकट्ठे हो रखे होते हैं। जब भी कभी सेल में कुछ ना कुछ काम तो हमेशा ही होता रहता है, तो सेल में जब सेल का काम होता रहता है, सेल ऑर्गेनल्स काम करते हैं, तो वो सेल ऑर्गेनल कभी कभी टूट फूट भी जाते हैं। वो टूट फूट जो इधर उधर पड़ी रहती है वो सब इसके अंदर घुस जाती है, और ये उन्हें सबको डाइजेस्ट कर देता है, क्लीन कर देता है, ख़त्म कर देता है छोटे छोटे पार्ट्स में बांट के। एक तरह से जैसे केमिकल्स होते हैं ना, कोई उस तरह पूरे से जला देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो ऐसे ये पूरी तरह से उसको भी क्या करता है, ख़त्म कर देता है। कभी कभी हमारे खाने के साथ हमारे अंदर बैक्टीरिया चले जाते हैं, तो वो बैक्टीरिया वगैरह सेल में घूमते रहते हैं, तो ये सबको ग्रैब कर लेता है, जहाँ बैक्टीरिया दिखता है वहाँ की तरफ मुँह खोलता है, उसे अंदर घुसा देता है और ख़त्म कर देता है। तो ये क्लीन करता है, यानी क्लीनिंग मास्टर है हमारे सेल के अंदर,
क्लीनिंग का काम यही करता है। तो अब देखें एनसीईआरटी में क्या क्या मेंशन है इसके बारे में। लाइसोसोम आर ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम कहा जाता है। इसे क्यों कहा जाता है, आंसर पूरा पैराग्राफ। लाइसोसोम हेल्प द कीप द सेल क्लीन काम करता है। डाइजेस्टिंग एंड फॉरेन मटेरियल, जो भी इसमें फॉरेन मटेरियल आता है, एज वेल एज वॉर्न आउट। फॉरेन मटेरियल मतलब बाहर से कोई बैक्टीरिया आता है तो उसे डाइजेस्ट कर जाता है, या फिर वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स, यानी सेल के अंदर के पार्ट्स अगर टूट फूट गए तो उन्हें भी डाइजेस्ट कर जाता है। फॉरेन मटेरियल कहाँ से आते हैं, जो हमारे अंदर घुस जाते हैं हमारे खाने के साथ। और तो और कुछ पुराने ऑर्गेनल्स होते हैं जो एंड अप इन द लाइसोसोम, और वो मर जाते हैं। कुछ जैसे कोई माइटोकॉन्ड्रिया मर गया, कोई राइबोसोम खत्म हो गया, तो वो सड़े, जो वो खत्म हो गए, अगर वो सेल में ही रहेंगे तो वो सड़ गल जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। तो एक क्लीनिंग मास्टर तो हर जगह होता है, तो वैसे ही लाइसोसोम क्लीन कर देता है, उसे खा जाता है, उसे डाइजेस्ट कर देता है। तो विच ब्रेक दैम, और कैसे करता है, वो उनको ब्रेक दैम कर देता है, उन्हें विच ब्रेक दैम इनटू स्मॉल पीसेस। लाइसोसोम आर एबल टू डू दिस बिकॉज, वो ऐसा कैसे कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कैपेबल होते हैं कि वो ब्रेक डाउन कर दें इन ऑर्गेनिक मटेरियल को, उनको तोड़ दें और उन्हें बिल्कुल ख़त्म कर दें। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका आंसर है कि वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम लाइसोसोम को क्यों कहा जाता है। व्हेन द सेल गेट डैमेज, अब आता है सेकंड लाइसोसोम का मेन क्वेश्चन। व्हेन द सेल गेट डैमेज, कभी कभी सेल खुद डैमेज हो जाता है, तो लाइसोसोम में गेट ब्रस्ट, तो लाइसोसोम खुद ब्रस्ट हो जाता है। जैसे ये लाइसोसोम है, जैसे पटाखा फट जाता है वैसे ये लाइसोसोम फट जाता है। तो इसके अंदर के सारा केमिकल पूरे सेल को ही ख़त्म कर देता है, पूरा, ना उसकी वेस्टेज बचती ना कुछ, सब कुछ पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो कभी कभी जब सेल खुद ब खुद डैमेज हो जाता है किसी भी कारण से, अगर एक गोल्जी अपरेटस भी मर जाए या न्यूक्लियस को कुछ हो जाए तो भी सेल डैमेज हो ही जाता है। अगर सेल ख़त्म हो गया तो वो बॉडी के अंदर ऐसे ही सड़े गले मरे हुए नहीं पड़े रह सकते, लाइसोसोम उन्हें ख़त्म करता है। तो लाइसोसोम में ब्रस्ट, तो लाइसोसोम ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है, एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, और एंजाइम्स अपने ही सेल को कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देते हैं, बिल्कुल फिनिश। देयरफॉर लाइसोसोम आर आल्सो नाउन एज अ सुसाइड बैग। तो इसे सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, उसका आंसर यहाँ से लेकर यही तुम्हारा आंसर है कि व्हेन द सेल गेट डैमेज, तो वो ब्रस्ट हो जाता है लाइसोसोम, एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, देयरफॉर लाइसोसोम इज आल्सो नाउन एज सुसाइड बैग। यहाँ तक हो गया। स्ट्रक्चरली लाइसोसोम, इसका स्ट्रक्चर नीचे दिया, स्ट्रक्चर है ही क्या, ये तो बस ऐसी वेसिकल्स की तरह है, बैग जैसा स्ट्रक्चर है। तो लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड, एक सक होता है, मेम्ब्रेन बाउंड एक पाउच होता है जो फिल होता है, जो भरा होता है डाइजेस्टिव एंजाइम से, और ये एंजाइम बने होते हैं RER में। तो सोचो RER का ये फोर्थ काम है जो तुम्हें यहाँ मिला कि एंजाइम्स, लाइसोसोम के एंजाइम कंसिस्ट होते हैं RER में, लाइसोसोम के एंजाइम्स कंसिस्ट होते हैं RER में। तो लाइसोसोम से रिलेटेड दो काम थे, एक तो इससे डिस्पोजल सिस्टम क्यों कहते हैं, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम क्यों कहते हैं, सेकेंडली था कि इसे सुसाइड बैग क्यों कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, इसका स्ट्रक्चर है कि मेम्ब्रेन बाउंड सक है, ये मेम्ब्रेन बाउंड सक है, एक तरह से पाउच कह सकते हैं। और ये इसमें होता क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, और ये बनते कहाँ हैं, ये RER में बनते हैं। RER वाली लाइन तुम्हारे RER वालों के लिए यूज़ हो सकती है।